मायने रखता है, क्या नहीं पढ़ना है तो बहुत कुछ। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से उठाता है। तो सबसे पहले कुछ आपके मानव शरीर की संरचना से संबंधित कुछ बातें मैं करूंगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है और कहां से कहां तक आपको जाना है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपके पास किताबें हैं एनसीईआरटी तो खासकर आप रख लीजिए, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। 10th के ऊपर की एनसीईआरटी मत पढ़िए, क्योंकि आप जानते हैं विज्ञान की तैयारी जो नीट का स्टूडेंट है, डॉक्टर बनना चाहता है वो भी करता है, और साथ में वो स्टूडेंट की तैयारी करता है जो जेई की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर डेप्थ नहीं जानना, ब्रेड्थ पे जाना है, काफी चीजों को कवर करना है। और करंट के साइंस के जो इवेंट होते हैं, जैसे भी करंट में देखें तो 2023 का नोबेल मिला एमआरएनए वैक्सीन, वैक्सीन की बड़ी चर्चा में है। ये चंद्रयान 3 बहुत चर्चा में है, चंद्रयान 4 भी भेजने वाले हैं, भारत भेजने वाला है। चंद्रयान 4 में जो है इसरो और नासा, इसरो का और जक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, वो उसको भेजेगी। तो आइए पहले कुछ चीजों पे मैं चर्चा करता हूं, खासकर जनरल साइंस। जनरल साइंस में मानव संरचना, मानव के शरीर की संरचना, क्योंकि वहां से आपको शुरू होकर के आपको करंट में जाना है। करंट में जो यूपीएससी देखते हैं तो करंट में आपको जरूर से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछता हूं, उसको थोड़ा सोचिए, विचार करिए, फिर उसका आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, यानी विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑब्लिक पार्ट ऑफ द बॉडी, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग या अंग है, ये प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन है। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑब्लिक पार्ट ऑफ द बॉडी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें हृदय, जिसको आप हार्ट कहते हैं। दूसरा भाग है आपका लंग्स, जिसको आप हिंदी में फेफड़ा कहते हैं। और तीसरा भाग हो जाता है रक्त, जिसको आप ब्लड के नाम से जानते हैं। ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। फोर्थ आपका हो गया किडनी, यानी ब्रेक। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि सबसे महत्वपूर्ण भाग या अंग आपके शरीर का कौन सा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि कौन से। आप कहेंगे सर हृदय भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लंग्स भी इंपॉर्टेंट है, किडनी भी इंपॉर्टेंट है और रक्त भी इंपॉर्टेंट। तो मुद्दा यहां पर यह कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग या अंग आपके शरीर का कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही होगा, चारों ऑप्शन तो होंगे नहीं। बहुत सारे छात्र आप में सोच रहे होंगे कि सर हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय हार्ट अटैक हो गया, कोई व्यक्ति मर गया तो हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई लंग्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर फेफड़े लंग्स कैंसर हो गया, फेफड़े संबंधी कोई बीमारी हो गई तो भी व्यक्ति मर जाता है, किडनी संबंधी कोई बीमारी हो गई तो भी व्यक्ति मर जाता है। तो इसका अगर आप बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, इसका बेस्ट ऑप्शन रक्त हो जाता है। आप कहें सर ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्त के नाते ही इन सभी भागों का अस्तित्व है। अगर रक्त ना होता तो इसकी क्या जरूरत थी? अब आप ऐसा कैसे? देखिए हृदय क्या करता है, वो पंप का काम करता है, केवल आपके शरीर का एक पंप है जो कि लगातार रक्त को एक निश्चित वेग में आपके शरीर में उपस्थित जो रुधिर वाहिनियां हैं, जिनको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, उसमें एक निश्चित वेग से इसी के कारण वो रक्त बहता रहता है। तो इसका काम है लगातार रक्त को पंप करना काम है। अब अगर हम लंग्स की बात करें
और लंग्स का क्या काम है या किडनी का क्या काम है। तो देखिए दो चीजें यहां से देखिएगा, पुराने पेपर उठा के देखिएगा, क्वेश्चन भी आए होंगे। अगर हम बात करें कि लंग्स का क्या काम है, ये रक्त को क्या करता है, ये रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, प्योर करने का काम करता है, अर्थात रक्त को ऑक्सीजन युक्त करता है। तो ऑक्सीजनेटेड करता है, रक्त को शुद्ध करने का काम लंग्स कर रहा है। और किडनी का क्या काम है, किडनी रक्त को साफ करती है, क्लीन करती है। जो आपने भोजन, आप जानते हैं कि जब भी आप भोजन खाते हैं, अगर आप एक उसकी जीवों को देखें, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें, तो एक कोष की जीवों में ये सब नहीं होता है। लेकिन एक चीज कॉमन है जी, जो दोनों को चाहिए, बहुकोष की जीवों को भी चाहिए और एक कोष की जीवों को भी चाहिए। एक बहुत कॉमन सी चीज होती है, वो होती है ऊर्जा। और ऊर्जा एक कोष की जीव को भी चाहिए और बहुकोष की जीव को भी चाहिए। और ऊर्जा प्राप्त कहां से होती है, जाहिर सी बात है ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। तो जब भी आप भोजन खाते हैं, अगर एक कोष की जीव को देखें तो एक कोष की कोई भी जीव होगा, वो दो ही वातावरण में रहता है, या तो जल में रहता है या तो वायु में रहता है। अब जल या वायु में रहता है तो वो अपने तरीके से भोजन को सीधा उसकी कोशिका के अंदर ले जाता है। जैसे अमीबा होगा, पड़ा होगा, बैक्टीरिया है, तो वो सीधे सीधे उस भोज्य पदार्थ को अपने सिर के अंदर ले लेती है। यहां पर क्या है, बहुकोषीय जीव है। आप भोजन यहाँ बक्कल कैविटी मुंह से खाते हैं, मुंह से आपका, आपके बक्कल कैविटी से, मुख द्वार से भोजन आपके पाचन तंत्र में जाता है। पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है। पाचन का अर्थ होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा जो यूनिट होता है, जो भाग होता है, यूनिट होता है, उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में, फैट टूटेगा, वसा वसा टूटता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। मुख्य ये तीन कंटेंट, विटामिन की मात्रा तो आपको बहुत कम चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इनको तोड़ने के बाद ये पाचन तंत्र में सारा कार्यक्रम होगा, यहां से ब्लड में जाता है और ब्लड आके उस भोज्य पदार्थ को शरीर की कोशिका में पहुंचाता है। तो अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड के कई काम होते हैं, कई सारे काम होते हैं, लेकिन दो मुख्य काम है। एक तो ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना, और दूसरा जो होता है ऑक्सीजन के बाद फूड को, फूड का मतलब भोज्य पदार्थ को कहां पहुंचाना, सेल में पहुंचाना। ये तो दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। खाली यही दो कार्य नहीं है ब्लड के, इसके अतिरिक्त भी कार्य होते हैं, जिसमें हार्मोन्स भी है, वो भी आपके बॉडी के सेल तक पहुंचाना। तो इस तरीके से ये रक्त जो होता है इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रक्त ना होता तो इन तीनों की जरूरत नहीं होती। अगर रक्त नहीं है तो हृदय का कोई काम, अगर घर में पानी नहीं आ रहा है तो क्या आप मोटर चलाओगे? बिल्कुल मोटर नहीं चलाओगे, क्योंकि जल के जरूरत के लिए ही आप मोटर को चलाते हो। तो एक प्रकार से ये मोटर का काम कर रहा, पंप का काम कर रहा। लंग्स क्या कर रहा है, ये ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। प्यूरिफाई का मतलब रक्त को ऑक्सीजन युक्त कर रहा है, ऑक्सीजन युक्त करने का काम करता है। और ये क्या करता है, रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ है, डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है, उसको छन्नी की तरह छान करके रक्त से बाहर करने का काम होता है। इसलिए रक्त आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम आगे इसके बारे में बात करें आपसे कि क्या है, तो देखिए जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट निकल करके यहां पर आता है, वो ये है कि ब्लड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे ज्यादा। अगर करंट के क्वेश्चन को देखें, वर्तमान में विकास की स्थिति को देखें, तो आप एक चीज जान लीजिए कि जो आपका ब्लड है, ब्लड का अध्ययन जब आप करते हैं तो दो तरीके से करते हैं रक्त का अध्ययन। एक तो ब्लड का आप ब्लड कंपोजिशन यानी रुधिर का संगठन, अगर हिंदी में बोले उसको कहेंगे रुधिर का संगठन, यानी इंग्लिश में कहेंगे ब्लड कंपोजिशन। अब सेकंड पार्ट हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, रुधिर का संगठन, फिर हो जाता है ब्लड ग्रुप।
और ये जो भाग होता है ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। इस वाले भाग में बिल्कुल याद नहीं करना है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, जीरो ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जिसके बारे में बात करेंगे। और ब्लड का संगठन देखें तो ब्लड दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक तो इसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा वर्ड देखिए एक जगह और आता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर आपने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा होगा। एक तो प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होता है। याद आया प्लाज्मा और कहां पढ़ा है आपने? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है। पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बुल्स-आइंस्टीन, कंडेंसेट, फर्मियोनी कंडेंसेट, कई सारी अवस्थाएं हैं। लेकिन हम महसूस केवल 3 अवस्था को करते हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी के समानता जो पदार्थ होता है वो 3 अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था को भी आपने देखा, जब आकाश में बिजली कड़कती है तो उससे जो चमक उत्पन्न हो रही है वो प्रकार से प्लाज्मा। इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो प्लाज्मा ही होता है। सूर्य एक बहुत बड़ा प्लाज्मा। अभी देखिए आदित्य L1 जा रहा है, यदि आदित्य L1 भेजा गया है और आदित्य L1 सूर्य के कोरोना और उसका अध्ययन करेगा, जिसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है, और यहाँ पे प्लाज्मा दूसरा है, उस प्लाज्मा से इस प्लाज्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये रक्त का तरल भाग होता है जो रक्त के 55% भाग को बनाता है और ये रक्त के 45% भाग को बनाता है। आप कहें सर आप ब्लड देखना क्यों जोर दे रहे हैं? उसका कारण बेटा ये है कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। इसको मोहब्बत से समझने का, क्योंकि एक तो होता है आपका आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता है। अब आप देख रहे हैं वर्तमान में डेंगू, चिकनगुनिया जैसा रोग फैला है जिसकी संख्या आपके रक्त में लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। तो ये इसको समझना इसलिए जरूरी है कि आगे चल करके आपको वैक्सीन पढ़ना, अगर यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, वैक्सीन एंटीबायोटिक पढ़ना, अगर एंटीबायोटिक और वैक्सीन पढ़ना है। अब जैसे वैक्सीन आप देखें कितने प्रकार की होती है। अभी कोविड-19 के समय में mRNA वैक्सीन बहुत जल्दी तैयार की गई। जिन वैज्ञानिकों ने तैयार किया उनको इस बार देखेंगे 2023 का नोबेल भी मिला। तो वैक्सीन कई टाइप की होती है। वैक्सीन को अगर समझना है, एंटीबायोटिक्स को समझना है, और एक वर्ड होता है एंटीबॉडी, इसको समझना है, तो आपको कुल मिला के ब्लड को बहुत मोहब्बत से अध्ययन करना ही पड़ेगा। बिना इसको समझे आप ना वैक्सीन समझ पाएंगे, ना एंटीबायोटिक समझ पाएंगे, ना एंटीबॉडी समझ पाएंगे। इसलिए ब्लड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग मैंने आपको बताया ब्लड, जितने भी बहुकोषीय जीव होते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ब्लड में ब्लड ग्रुप है जिसको मैं पढ़ाऊंगा। अब दूसरे टॉपिक पे आता हूं जो आपको पढ़ना है। देखिए एक तो आपको ब्लड पढ़ना है, ब्लड के साथ में ही आपको हार्ट भी समझना है। मानव का हृदय से संबंधी जो करंट में टेक्नोलॉजी आई है उसको समझना है। जैसे आपने सुना होगा एंजियोग्राफी होता है, एंजियोप्लास्टी होता है, ठीक है, बाईपास सर्जरी होता है। तो सारी चीजें इसमें बात करेंगे, पहले बेसिक चीजें समझने के बाद। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं जो आपको समझना है और पढ़ना है, वो है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग प्रत्येक एग्जाम में आता है। यार इसमें जानते हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेंगे तो बहुत बैठ करके याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा मारने वाला काम बिल्कुल नहीं है उसमें, अगर आप इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा ये है क्या टॉपिक और कहां से क्वेश्चन आने की संभावना यहां पर ज्यादा होती है। देखिए न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। डाइजेशन तो आपका थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल है, आपके आहार नाली की। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा आपसे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड। इफ यू इंटेक फूड, जब आप खाना खाते हैं। अब आप फूड दो तरीके खाते हैं, व्यवहारिक, इसको एक व्यवहारिक
पहलू को ध्यान में रखकर विचार करिएगा। तो आप फूड दो प्रकार के खाते हैं, एक तो नॉनवेज होता है और दूसरा फूड आपका वेज होता है। अब दोनों फूड को ठीक से हम देखें, तो वेज हो या नॉनवेज हो, फूड के जो कंटेंट होते हैं, जो उसके भाग होते हैं, जो उसका कंटेंट होता है, वो सेम होता है। क्या होता है देखिए, फूड में होता क्या क्या है। एक तो होता है देखिए कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है आपका कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, तीसरा भाग होता है इसमें फैट, चौथा होता है विटामिन और फिफ्थ भाग होता है मिनरल्स और छठवां भाग होता है वाटर। अब आइए समझते हैं थोड़ा इससे कुछ क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, कैसे समझेंगे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, यानी आप कम पढ़ करके ज्यादा क्वेश्चन करने लायक कैसे बन सकते हैं। आइए इस पर विचार करते हैं। तो थोड़ा सा पौधे और एनिमल पर विचार करें। प्लांट्स, भाई दो ही प्रकार की लिविंग बॉडी होती है, एक तो प्लांट होती है और एक एनिमल होता है। दो ही प्रकार की लिविंग बॉडी है। प्लांट जो है वो कई टाइप के होते हैं, कुछ प्लांट वो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ मृतोपजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं। कुल मिलाकर एक प्लांट है, वो एक एनिमल। तो पहले दोनों के शरीर के संगठन की बात करें कि इन दोनों का शरीर बना किसका है। अगर हम सबसे पहले प्लांट पर विचार करते हैं, पौधों पे विचार करते हैं कि पौधों का शरीर बना किसका, तो पौधों का शरीर का जो निर्माण पदार्थ होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट होता है। और जंतु के शरीर के निर्माण पदार्थ यानी व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल ऑफ द एनिमल बॉडी का जो निर्माण पदार्थ क्या होता है। तो एनिमल के शरीर का जो निर्माण पदार्थ होता है बेटा वो प्रोटीन होता है। ये ध्यान रखिए, प्रोटीन इज ए कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल ऑफ एनिमल और कार्बोहाइड्रेट इज ए कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल ऑफ प्लांट। अब थोड़ा सा इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं। आप जानते हैं कि एक तो यौगिक होता है जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, एक मिश्रण होता है और एक तत्व होता है जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। तो पहले बात करते हैं कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है। यौगिक का मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, तो एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे जल, पानी H2O या ग्लूकोज C6H12O6। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो ये एक यौगिक है। ये बना किसका है, ये बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसका अनुपात है 1:2:1। ठीक। अब अगर प्रोटीन की बात करें तो देखिए प्रोटीन का जो निर्माण पदार्थ है, यानी प्रोटीन एक कंपाउंड है। ये बना है, प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन इसमें कम मात्रा में है, लेकिन इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। और अगर फैट की बात करें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फैट भी बना है। और इसका जो कंपोजिशन देखें फैट में 1:2:1। तो आप एक चीज देख रहे होंगे ध्यान से कि फैट और कार्बोहाइड्रेट काफी मिलता जुलता है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिला है, बस रेशियो 1:2:1 है। फैट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है, लेकिन रेशियो अलग हो जाता है। यहां पे 1:2:1 यानी एक से कम होता है यहां पर। यही कारण है कि जब आप भोजन खाते हो, आपने वसा बिल्कुल नहीं खाया, फैट बिल्कुल नहीं खाया, आपने केवल कार्बोहाइड्रेट खाया, स्टार्च खाया, वगैरह खाया, तो अंत में आपके शरीर में ये कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। आप वसा बिल्कुल ना खाए, लेकिन आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं
वो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में कन्वर्ट हो जाएगा वसा के रूप में। अब आप देखिए मेरा पेट निकला हुआ है, ये बता रहा है यहाँ पर एडिपोज टिश्यू है, जिसको हिंदी में कहते हैं वसा होता है, जिसमें वसा का संचय होता है। अगर एनिमल में मैंने कहा जो, क्योंकि अगर बात करें फैट की तो फैट ज्यादा मात्रा में एनिमल में मिलेगा, यानी एनिमल फूड में मिलेगा, लेकिन उसमें जो फैट है वो उसका निर्माणक पदार्थ नहीं है। उसके भोजन में जो भी उसने भोजन खाया, भोजन को उसने कन्वर्ट किया फैट में, जो चर्बी के रूप में इकट्ठा। अब देखिए एक प्रश्न है, पूछा जाता है रुई क्या है, कई बार आता है रुई, जो कॉटन जिसको कहते हैं, ये रुई क्या होता है, कॉटन क्या होता है, रासायनिक दृष्टि से ये क्या है, ये रेशम रासायनिक दृष्टि से क्या है, या स्पाइडर जो रेशम होता है वो क्या होता है। तो अगर आप इसको विचार करें कि रुई कहां से प्राप्त होती है, तो आपको इतना तो पता ही है कि रुई जो है वो कॉटन का प्लांट, कपास के पौधे से प्राप्त होती। तो आपको इतना पता है कि कपास या कोई भी पौधा है उसका निर्माण पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो नेचुरली है कि जो रुई होगी वो कार्बोहाइड्रेट होगी। इसमें याद क्या करना है, अगर आपको ये समझ में आ गया। अब रेशम क्या है रासायनिक दृष्टि से, आपको इतना पता है कि रेशम कहां से मिलता है, कीड़े से मिलता है, ठीक है। बॉम्बॉक्स मूरी कीड़ा होता है, बॉम्बॉक्स मूरी उसका नाम है, शहतूत की पत्ती खिला के उसको पाला जाता है। तो वो क्या है, रासायनिक दृष्टि से क्या है, प्रोटीन है, जाहिर सी बात है। नाखून क्या है, प्रोटीन, क्योंकि आपको पता है एनिमल में होता है, हम लोगों का भी जो नाखून है या बाल है, ये सब प्रोटीन है। वो प्रोटीन में कौन से प्रोटीन, तो केराटिन प्रोटीन होती है, जिसके बारे में आगे बात करें। तो इस प्रकार से जो है प्लांट से जो भी आपको मिलेगा, जो भी, क्योंकि पौधों के शरीर का निर्माणक पदार्थ ही प्रोटीन है। तो इस तरीके से ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर आप कहें कि प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन है, पहले तो ये समझिए कि कार्बनिक पदार्थ है क्या। तो इसका उत्तर यह है कि कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड होता है, जैसे लकड़ी है जिसको सेल्यूलोज कहते हैं, सबसे अधिक मात्रा। प्रोटीन जो होता है, ये मैंने आपको बताया, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन आपका शरीर ज्यादा मात्रा में संचित नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। और विटामिन की अगर हम बात करें, फैट तो मैंने आपको बताया। अब फैट आपके शरीर में दो तरीके के होते हैं फैट। एक तो देखिए अगर आप इसको बात करें तो एक एलडीएल सी होता है, एक एचडीएल सी होता है, जिसको आप कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। देखिए जो आपका ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, इसी को साधारण भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर आपके रक्त में इसकी मात्रा बढ़ती तभी हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी समस्याएं होती, जिसके बारे में डिटेल में हम जब हृदय पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं विटामिन की। देखिए विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, अगर इस टॉपिक पर देखें न्यूट्रिशन में, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो विटामिन से बनते हैं। आप देखेंगे विटामिन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको याद होगा अभी गोल्डन राइस बनाया गया, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस को विटामिन ए के लिए ही तैयार किया गया। तो आइए थोड़ा विटामिन की चर्चा करते हैं कि विटामिन एक्चुअल में होता क्या है और किसका बना हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं जिससे आपको अप्लाइड चीजें इसकी समझ में आ जाए। देखिए जो विटामिन होता है, और एक चीज समझ लीजिए, जिस कार्बनिक पदार्थ के नाम के लास्ट में आईएन लगता है, ये माइंड इट, आईएन लगता है, जिसके लास्ट में आईएन लगता है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। केमिस्ट्री का अमीन ग्रुप, जैसे आप देख रहे हैं प्रोटीन आईएन,
विटामिन आयन। बाकी में देखेंगे आयन नहीं लगा, अगर आयन लगा है तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा विटामिन के बारे में। बाकी तो कई सारी चीजें हैं जो एक साथ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कुल मिला के टॉपिक बहुत चीज आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा या कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कम है जो क्वेश्चन पूछता है। अगर हम विटामिन की बात करें, विटामिन की खोज तो 1881 में हुई थी, तो उसके बारे में बहुत नहीं बात करते हैं। बाद में 1912 में हॉकिंस और कुक ने विटामिन शब्द को भी दिया था और विटामिन सिद्धांत को भी दिया। अगर हम विटामिन के बारे में बात करें तो देखिए पहली चीज को पॉइंट ये निकल के आता है कि विटामिन किसका बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का विटामिन बना होता है, लेकिन नाइट्रोजन सब में नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। देखिए विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है, ये ध्यान रखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये तो देखिए वसा में घुलनशील, आपने पढ़ा हुआ है, जैल में घुलनशील। अगर हम वसा में घुलनशील की बात करें, वसा में घुलनशील की बात करें, वसा में घुलनशील की बात करें तो देखिए वसा में घुलनशील आपका क्या क्या है, बी है, बी कॉम्प्लेक्स है और सी है, और बाकी जितना भी है सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। वसा में घुलनशील में जो आता है एक तो ए है, डी, ई एंड टी, ये वसा में। इसके नाम के लास्ट में ओ लगा होता है। देखिए जैसे रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल, देखिए ओ नाम लगा है। और चीज देखेंगे आप, ए का नाम है रेटिनॉल। ये रेटी वर्ड आता कहां से? रेटी वर्ड कम फ्रॉम द रेटिना। रेटिना कहां है? आपकी आंख का पर्दा जिसको आप रेटिना, तो रेटिना से रेटिनॉल आया, यानी इसका संबंध आंख से। अब इसका नाम देखेंगे तो नाम आएगा कैल्सीफेरॉल। अब ये कैल्सी वर्ड कहां से निकल के आता है? कैल्सी वर्ड निकल के आता है कैल्शियम से, यानी इसका कुछ ना कुछ संबंध यार कैल्शियम से होगा ही, तभी वैज्ञानिकों ने इसका नाम कैल्सीफेरॉल रख दिया। होता क्या है कि ये आपके बोन को मजबूत करता है, ये हड्डी से संबंधित होता है कैल्सीफेरॉल। आप यहां पर देखिए व्यवहारिक क्वेश्चन देखिए जो आया भी है, गांव में रहने वाली महिलाओं में हड्डी के रोग, जोड़ों के दर्द से संबंधित रोग कम होते हैं। गठिया बतास की बात नहीं कर रहा हूं, आर्थराइटिस तो एक डिजीज है, उसका विटामिन डी से कोई लेना देना नहीं। सामान्यतः जो गांव में रहने वाली महिलाएं होती हैं उनमें हड्डी से संबंधित रोग कम मिलते हैं, शहर में रहने वाली महिलाओं में हड्डी संबंधी रोग ज्यादा मिलते हैं। अब जो ऐसे देश जहां पर महिलाओं का शरीर पूरी तरह से ढका होता है काले कपड़े से, आप समझ रहे होंगे, तो उन महिलाओं में भी देखेंगे हड्डी के रोग ज्यादा होते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए जो गांव में महिला रहती है वो अर्ली मॉर्निंग सो के उठती है, और जब बहुत सुबह सो के उठेगी तो बहुत सारा काम उसको करना होता है। बहुत सारा काम क्या करना होता है? गाय है, जानवर पला हुआ है, तो जानवर को चारा लगाना है, चारा लगाने के बाद कई सारी और काम करती है। तो उस समय अर्ली मॉर्निंग में जब वो ये काम कर रही होती है, उस समय सूर्य का जो प्रकाश है उसकी त्वचा पर पड़ता है। अब देखिए जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसको समझ लीजिएगा, सूर्य का जो प्रकाश होता है सनलाइट, सन से जो रे आती है, सन रे में एक होती है अल्ट्रा वायलेट, है तो बहुत सारी है, अल्ट्रा वायलेट होती है। अल्ट्रा वायलेट देखिए तीन टाइप की मुख्य रूप से होती है, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। अब इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सी की होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो होता है वो होता है आपके
एक अल्ट्रावायलेट एक आता है। अब नेचुरली देखिए आपने, देखिए होता क्या है यार कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साथ लेके चलना पड़ता है अगर आपको व्यवहारिक चीजों को समझना है तो। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का हाथ पैर फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। जब तक फिजिक्स केमिस्ट्री का विकास नहीं हुआ तब तक बायोलॉजी भी पड़ी ही रह गई, उसका विकास नहीं हुआ। अगर आप इसको इस तरह से देखें, सबसे पहले माइक्रोस्कोप बना जिसको जैकरियस एंड जॉनसन, जो कि एक चश्मा का काम करते थे, चश्मा बनाया करते थे, उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया, जैकरियस जॉनसन ने। उस माइक्रोस्कोप बनने के बाद धीरे धीरे कोशिका के बारे में जानने की कोशिश की, जैसा आपने पढ़ा होगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक और माइक्रोस्कोप बना जिसका नाम नॉल और रस्का ने बनाया। नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई मैग्निफिकेशन था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन जाने के बाद कोशिका के अंदर होने वाली बहुत सारी जैविक क्रियाएं हमको समझ में आई। आने वाले अब क्या हुआ, वर्तमान में देखें तो 2007 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई जिसी का परिणाम है कि आज नैनो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पनप रही है। भविष्य जो होगा वो नैनो टेक्नोलॉजी को होगा, यानी आप समझिए बायोटेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर ले। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप बना जिसको एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप में खास बात है कि ना केवल आप एटम को देख सकते हैं, इसके द्वारा परमाणु को देखा जा सकता है। और ना ही केवल देख सकते हैं बल्कि अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न पदार्थों से विभिन्न परमाणुओं को पिक करके, पकड़ करके अपने हिसाब से उन परमाणुओं को रीअरेंज करके एक नए प्रकार के पदार्थ की रचना कर सकते हैं। यही तो है नैनो टेक्नोलॉजी। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी को सभी टेक्नोलॉजी का बाप कहते हैं। जैसे अभी करंट में देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करके चंद्रयान में जो आपका रोवर गया और जो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर उतरा, उसमें जो सोलर पैनल लगाए गए हैं एक्चुअल में वो नैनो सोलर पैनल, जिसकी उम्मीद है कि वो जाग जाएगा, लेकिन अभी तक क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। एग्जैक्टली साउथ पोल पे तो नहीं उतारा गया, साउथ पोल से थोड़ा पहले उतारा गया। एग्जैक्ट साउथ पोल पे उतारते तो वहां तो सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती है। खैर, तो समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो अल्ट्रावायलेट रे है, आप देखिए विटामिन जो अल्ट्रावायलेट यहां पर बी है, इसको केंद्रित हुई है, क्वेश्चन कई बार आया आपके अर्थ पर। जो ये तीन रे हैं इसमें से ए आपके, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर ओजोन लेयर होती है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो उतनी कम दूरी तय करेगी। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल वही कर सकती है जिसका वेवलेंथ ज्यादा हो। सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहां पर अल्ट्रावायलेट ए का होता है, तो ये पृथ्वी की सतह तक आती है। अब अल्ट्रावायलेट बी की कुछ रे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी का भी एक स्पेक्ट्रम है, हर इतने हर्ट से इतने हर्ट, तो काफी कुछ अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट बी आपके पृथ्वी तक आती है। लेकिन अल्ट्रावायलेट सी आपके पृथ्वी तक नहीं आती है। ये ध्यान रखिए कि जिस वेव का फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो लॉन्गेस्ट दूरी तय करती। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए तो घर में जो आप टीवी का रिमोट या एसी का रिमोट यूज करते हैं उसमें जो रे होती है वो इंफ्रारेड रे होती है, आईआर इंफ्रारेड रे होती है। इंफ्रारेड रे का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हैं ना। बाकी तो देखेंगे, आपने शायद पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता। वो ये है कि आप देखते होंगे कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बंटता है, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है, जिसको विवर्तन कहते हैं।
अब इसमें आप देखेंगे ये विव ग्योर लिख दिया जाता है, विव ग्योर। ये तो बच्चा आपका विजुअल स्पेक्ट्रम हुआ ना, क्या इसके अलावा दुनिया नहीं है? अगर आप देखें तो यहाँ इंफ्रारेड रे है और नीचे आए तो अल्ट्रा वायलेट रे है। ये और ये आपकी आंख नहीं देख सकती, आपकी आंख में इसको देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन प्रकृति ने बहुत सारे ऐसे जीव भी इस धरती पर हैं जो इस रे को या इस रे को महसूस कर सकते हैं, हम नहीं देख सकते। अब यहां पर देखेंगे तो अल्ट्रावायलेट यहां से ऊपर जाए तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आए तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। क्योंकि आपका वेव एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी के हर एक के लिए। तो मैं विटामिन की बात कर रहा हूं, तो ये जो अल्ट्रावायलेट बी होती है, जब ये आपकी गांव में रहने वाली महिलाएं जब सुबह उठ के काम करेगी तो उसकी त्वचा पर अल्ट्रावायलेट बी पड़ती है। तो जब अल्ट्रावायलेट बी उसकी त्वचा पर पड़ेगी तो क्या होगा कि उसकी त्वचा में विटामिन डी का संश्लेषण हो जाए, और जब 2 घंटा काम करेगी तो कड़ाके की भूख लगेगी। कड़ाके की भूख लगेगी तो घर में पिज्जा बर्गर चाउमीन नहीं है, अमूमन गांव के घरों में गुड़ होता है जिसको इंग्लिश में जैगरी कहते हैं, जो गन्ने के रस से बनाया जाता है। अब वो गुड़ खा के जब पानी पी लेती है तो गुड़ में कैल्शियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, तो इधर विटामिन डी मिला और गुड़ खाया तो कैल्शियम फास्फोरस मिल गया, तो हड्डी क्या हो गई, हड्डी का जो घनत्व है वो बरकरार रहा। क्योंकि हड्डी के निर्माण में जो प्रमुख रूप से भाग लेता है दैट इज ए कोलेजन प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस। कोलेजन के प्रोटीन देखिए, आप कहेंगे सर आप मुझे बताया कि प्रोटीन के लास्ट में आयन लगता है, लेकिन यहां पर क्या है देखिए, कुछ ऐसी प्रोटीन जरूर मिलेंगी जिसके नाम के लास्ट में आयन नहीं लगता है। ज्यादातर प्रोटीन के नाम के लास्ट में देखेंगे आयन लगता है, जैसे केसीन प्रोटीन है, ग्लाइडीन प्रोटीन है। केसीन जो दूध में होती है, ग्लाइडीन जो प्रोटीन होती है वो गेहूं में मिलती है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा नियम नहीं है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लें, इसलिए कुछ अपने हिसाब से एक तरीका बनाना पड़ता है जिससे आप कम समय में ज्यादा चीजें समझ लें और उस क्वेश्चन को आपको करने से मतलब, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानना है आपको, किसी तरीके से आपका काम बन जाए इससे मतलब। तो इस तरीके से जब अल्ट्रावायलेट बी पड़ती है, सॉरी जब अल्ट्रावायलेट बी आपकी त्वचा पर पड़ता है तो विटामिन डी बन जाता है और खा लिया तो उसकी हड्डी। अब शहर में क्या है, डब्बा में रहते हैं, डब्बा का मतलब अपार्टमेंट में रहते हैं, त्वचा पर धूप नहीं पड़ती, त्वचा पर धूप नहीं पड़ी तो विटामिन डी नहीं बनेगी, समझ रहे हैं। अब विटामिन ए है इसी तरीके से, इसको मैंने रेटिनॉल बताया, ये आई पावर विटामिन, आंख से संबंधित, आंख से संबंधित इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो कि अभी इसी से संबंधित। देखिए विटामिन ए से संबंधित जो बनाया गया गोल्डन राइस, जो कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जीन को निकाल करके डाल करके तैयार किया गया, जिसका नाम है गोल्डन राइस, जिसके बारे में बात करेंगे। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। ये तो मैंने विटामिन मिनरल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बात किया मैंने आपको कि क्या क्या है कैसे। तो पहला काम तो देखिए, आप जब तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी आप जरूर ले लीजिए। एनसीईआरटी पे शुरू होना है, एनसीईआरटी पे खत्म नहीं होना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूं जिसमें कि बहुत ज्यादा हेल्थ से संबंधित है। अगर आप देखें तो उसको, उस टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूं, हेल्थ, मानव के स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक है। देखिए इस टॉपिक में जो मैं आपसे यहां पर बात करूंगा खासकर हेल्थ में, वो है ह्यूमन डिजीजेस, मानव में होने वाले रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अभी कोविड-19 हुआ तो कौन कौन से रोग हैं
कैसे होते, अगर हम मानव में होने वाले रोगों को विधिवत अध्ययन करें, समझें कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे तैयार करें, क्या पढ़ें। तो देखिए एक चीज तो ध्यान रखिए, मानव से संबंधित जो रोग होते हैं उनको अगर हम विभाजित करें कि कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देखिए एक तो जेनेटिक डिजीज होती है, आनुवांशिकी रोग जिसको कहते हैं, जेनेटिक डिजीज, वो रोग जो जीन में डिफेक्ट से गुणसूत्र कम ज्यादा, जैसे थैलेसीमिया है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया है, तो ये सारे आनुवांशिकी रोग होते हैं। ठीक, दूसरा जो वर्ग है इसमें वो रोग आते हैं जिनको हम फिजियोलॉजिकल डिजीज कहते हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें कौन से रोग आ रहे, कार्यकी रोग, मतलब विटामिन कम ज्यादा हो जाए, प्रोटीन कम ज्यादा हो जाए, हार्मोन कम ज्यादा हो जाए, जैसे डायबिटीज हो गया। डायबिटीज एक रोग है जो हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी से होता है। या आप देखेंगे कि गांव में रहने वाली महिलाओं में एनीमिया, एनीमिया देखेंगे आप, देखिए एनीमिया तो कई टाइप के होते हैं। अगर हम एनीमिया की चर्चा करें, एनीमिया, एक चीज ध्यान रखिए, जिस रोग के नाम के लास्ट में मिया लगा हो वह रोग आरबीसी से संबंधित है, रक्त से संबंधित, आरबीसी जगह लिख लीजिए, रक्त से संबंधित। जिन रोग के नाम के लास्ट में मिया लगा हो, MIA, समझिए वो रक्त से संबंधित है। कैसे, देखिए एक तो आयरन की कमी हो, तो आयरन आपको रक्त के माध्यम से मिलता है, तो वो रोग है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, ये पूरा नाम है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, कि आप साइंस पढ़े तो टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में ही तैयार करिएगा, क्योंकि वो मायोपिया एक इंग्लिश टर्म है, उसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष लिख कर नहीं देगा, वो मायोपिया को हिंदी में मायोपिया लिख देगा, और हाइपरमेट्रोपिया को हिंदी में ही लिखेगा, वो दूर दृष्टि दोष अक्सर नहीं देते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। लेकिन एक बार मुझे याद है कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, अभी पहले की बात है, 2009 की बात है, डायबिटीज इंसिपिडस। हाँ, ये डायबिटीज इंसिपिडस जो रोग होता है, ये भी हार्मोन की गड़बड़ी से होता है, वाइसोप्रोसिन हार्मोन, उसकी गड़बड़ी से होता है। तो जो हिंदी वर्जन था, इस हिंदी वर्जन में लिखा था उदक मेह। एक तो मधुमेह जानते हैं जो इंसुलिन की गड़बड़ी से होता है, एक उदक में होता है, इसको हिंदी में मैंने लिखाया था मूत्रलता, क्योंकि इसमें बहुमूत्र होता है, और इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ लड़कों ने कहा कि सर ये आपने लिखाया, इसमें दिया। हमने कहा भैया मैं हिंदी का कोई विद्वान जानकार नहीं हूं, लेकिन इंग्लिश में जो टर्म लिखाऊंगा वही टर्म आपको उसमें मिलेगा। हिंदी में बहुत मामला गड़बड़ है, और बहुत सारा जो हिंदी बनाते हैं इंग्लिश का, वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि टर्मिनोलॉजी जो भी पढ़े वो अंग्रेजी में, बाकी आप हिंदी में पढ़िए, दिक्कत नहीं है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में पढ़ना है। तो यहां मैं बात कर रहा, जैसे ये हो गया, अब जैसे विटामिन B9 की कमी हो तो रोग हो गया मीगैलो ब्लास्टिक एनीमिया हो गया। B12 की कमी हो गई तो नीसियस एनीमिया हो गया। और अगर जीन में डिफेक्ट हो गया, जीन में गड़बड़ी हो गई आनुवंशिकी रोग में, तब उसका नाम देखिए थैलेसीमिया होता। देखिए यहां भी मिया लगा, फिर जीन में ही डिफेक्ट हो गया, हो गया SICK सेल एनीमिया। यहां भी देखिए मिया लगा कि नहीं, सब मिया 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 मिया, सब जगह मिया लगा या नहीं लगा, ये बता रहा है कि ब्लड से संबंधित होगा। तो बहुत ज्यादा
ये रोग किससे संबंधित है? ब्लड से संबंधित। ये तो जेनेटिक डिजीज है दोनों। ये आयरन की कमी से, विटामिन B9 की कमी से, B12 कमी। तो इस तरीके से जब आप अध्ययन करेंगे तो कम समय में ज्यादा चीज आपके तैयार हो जाएगी, नहीं तो रट्टा मारते रह जाएंगे, तैयार नहीं हो पाएगा। अब इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल डिजीज के बाद आप, अगर हम तीसरे वर्ग की बात करें कि तीसरे वर्ग का रोग कौन होता है, तो तीसरे वर्ग का जो रोग है वो है आपका पैथोजेनिक डिजीज। अब ये रोग का मतलब वो रोग जो सूक्ष्म जीवी से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, निमेटोड से होते हैं, या अन्य सूक्ष्म जीवी से होते हैं, उन्हें पैथोजेनिक डिजीज कहते हैं। आज अगर आप देखें तो अगर कोविड-19 को छोड़ दीजिए, कोविड-19 के अलावा सबसे ज्यादा रोग लोगों में ये मिलता है। जेनेटिक डिजीज कम मिलेगा, ज्यादातर पैथोजेनिक डिजीज पर हमने काबू पा लिया है। कोविड में भी देखिए अभी नई वैक्सीन बनी, कई सारी चीजें काफी थम गया है मामला। जो पहली बार विश्व में पेंडेमिक था, इसके पहले विश्व में कभी पेंडेमिक नहीं हुआ। पेंडेमिक का मतलब पूरी पृथ्वी पर फैला। एक इंडेमिक होता है, पेंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये पहली बार हुआ था। तो पैथोजेनिक डिजीज का जो कारक होता है, एक तो वायरस है, एक बैक्टीरिया है, एक फंगस है, और एक आपका निमेटोड हो जाता है। मुख्य आपके यही है, इसके अलावा बहुत ज्यादातर रोग जो आप देखेंगे तो ज्यादातर रोग आपको इन दोनों से मिलेंगे। लेकिन वायरस से होने वाले जो रोग होते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो कुछ यहां पर टिप आपको देंगे जिससे ज्यादातर जो कोशिश, क्योंकि ये देखिए ऐसा टॉपिक है ह्यूमन डिजीज, जानते हैं बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। अगर आप कहें सर कहां से क्वेश्चन पूछता है और हम कैसे करें, तो उसका तरीका मैं बताता हूं। इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, मैंने आपसे पहले कहा था क्या नहीं पढ़ना, ये ध्यान रख के चलेंगे तभी काम बनेगा। पूरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि जो विज्ञान है वो सभी पार्ट का बाप होता है, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। अगर आप उसको पूरा देखें, आपको चीजों को पिक करके चलना है, स्मार्ट स्टडी करना है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ कुछ चीजें देखना है, क्वेश्चन पेपर को देखना है, कहां से क्वेश्चन आए, कहां से कैसे करें। अगर आप पीसीएस का पेपर 10 साल का तैयार कर ले तो काफी कुछ क्वेश्चन मिलेगा। यूपीएससी जो है कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। अब देखिए कुछ हम आपको टिप देते हैं। जैसे आप वर्तमान में देखेंगे तो भारत में, नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पर खूब तेजी से डेंगू जैसा रोग फैला, यानी मच्छर वाले रोग फैले। अब मच्छर वाले रोग से क्वेश्चन आता है, प्री में आता है, अब कितना रट्टा मारे। तो उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि डिजीज में कहां से क्वेश्चन पूछता है, उन उन पॉइंट को देखते हैं। तो पहले देखिए, एक तो आप क्या करना है, वो डिजीज का जो क्वेश्चन, तो आपको उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म मालूम होना चाहिए, किसके द्वारा हो रहा है। ये बात सही है कि हर कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम यार बड़ा टेढ़ा होता है। मुझ तो पढ़ाते पढ़ाते 18-19 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो याद हो गया। अब जैसे टीबी है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से हो रहा है, या आपका लिप्रेसी है तो भी माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई से हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे रोग आप मिलेंगे, उसके नाम है। लेकिन कम से कम आप ये जरूर करिए कि कॉजल ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रखिए बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है कि वायरस के द्वारा हो रहा है। पहला काम तो ये करना है। और हो सके तो जो करंट में बहुत सारे रोग बहुत चर्चा में रहे हैं तो उन रोगों को तो जरूर पढ़िए। बाकी टीबी जैसा रोग है वो अभी तक पूरे विश्व से उसका इरेडिकेशन नहीं हुआ, यानी उन्मूलन नहीं हुआ। तो ये बहुत कॉमन सा रोग है जो आज भी मिलता है, ये फेफड़े से संबंधित रोग। वैसे तो आपको देखेंगे, दूसरा आपका देखेंगे तो इसमें जैसे हो गया। दूसरा आपको याद रखना कौन सा अंग इफेक्टेड ऑर्गन हो सके। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है तो फेफड़ा प्रभावित हो रहा है, जॉन्डिस है तो लीवर प्रभावित हो रहा है,
कोविड है तो कोविड में आपको पता है, लेकिन कोविड नया रोग नहीं है भैया, बहुत पुराना रोग है। अब चर्चा में चूंकि नया इसलिए रहा क्योंकि अगर आप देखें तो मुझे याद है जो मैं पढ़ाता था सन 2002 में सबसे पहले सार्स आया था। सार्स, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये 2002 में ये भी चीन से ही फैला था। चीन के गुआंग रोग से फैला था ये, जिसका नाम था सार्स। ठीक है, इसको सार्स कोवी फर्स्ट कह सकते हैं, कोवी फर्स्ट। ये भी कोरोना वायरस, ये 2002 में आया। और 2002 के बाद आप देखेंगे तो फिर जो रोग आया वो मर्स आया 2011 10-11 में। मर्स, मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी, मिडिल ईस्ट वाला इलाका इससे प्रभावित था। ये ऊंट के द्वारा फैला था। ये 2010-11 की बात है, 2010-11 में। उसके बाद अभी आप जानते हैं 2019 में कोविड आया, तो कोविड का पूरा नाम यहां पे हो जाता है सार्स कोवी सेकंड कहते हैं इसको, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वायरस 2। ये इसी वायरस की प्रजाति। देखिए वायरस में खास बात ये होता है ना बेटा, वायरस बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसमें इन सब चीजों को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आनुवांशिकता, जेनेटिक्स को समझना। अगर आप जेनेटिक्स समझ गए तो डिजीज को समझने, क्योंकि ये जो वायरस है इसी वायरस में उत्परिवर्तन होता गया और अंत में ये हो गया। इसमें क्या था, हम आपसे करीब 20 फीट 30 फीट 40 फीट दूर है, ये नहीं होता। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चुम्मा लेता है तब ये होने की संभावना है, बहुत करीब आ गए तब होने की संभावना है। मर्स में ये कि थोड़ा दूर पे तो हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें आप काफी दूर है तो भी ये जो वायरस है इससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। यहां इन्फेक्शन की संभावना है क्योंकि ये वायरस की वायु में लंबे समय तक जिंदा रहने की क्षमता बढ़ गई है, समझ रहे ना, तो इसकी सर्वाइबिलिटी बढ़ गई वायरस, ये इसमें खास बात हो जाती है। तो इस तरीके से पैथोजेनिक डिजीज जो है, यहां पर कई सारे रोग हैं आपके प्रत्येक अंग से संबंधित। सबसे ज्यादा देखिए मानव में, तो दूसरा पॉइंट तो इन्फेक्टेड ऑर्गन आपको पकड़ के चलना है कि कौन सा रोग है, इसमें कौन सा प्रभावित होता है। अब तीसरी चीज आइए, पढ़ते समय आपको क्या तैयार करना है, तीसरी चीज आपको यह तैयार करना है इसमें, ट्रांसमिशन, यानी यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता कैसे, इसी को कहते हैं ट्रांसमिशन। अब देखिए ट्रांसमिशन के कई तरीके होते हैं। एक तो देखिए वायु जनित रोग, एयरबॉर्न डिजीज, जैसा कि आपका कोविड-19, ज्यादातर फेफड़े से संबंधित रोग वायु जनित होते हैं। ये एयरबॉर्न डिजीज है कि फूड, पहला तो होगा वायु एयरबॉर्न डिजीज, दूसरा हो गया फूड एंड वाटरबॉर्न डिजीज, भोजन और जल जनित रोग। और ज्यादातर देखिए रोगों की जो उत्पत्ति पर हम ध्यान रखें कि अगर हम रोगों की उत्पत्ति कहां से होती है, तो उसका आंसर भैया ये है, मैक्सिमम रोगों की जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका से हुई है। आप कहें सर क्यों, इसलिए क्योंकि अफ्रीका में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी अफ्रीका में है। पृथ्वी की बात करें, समुद्र में तो नेचुरली की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम थल में बात करें तो थल में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वो कहां पे है, वो अफ्रीका में है। तो मोस्ट ऑफ द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम द अफ्रीका। और एक चीज और ध्यान रखिए, वो रोग जो जंतु समानों में फैलते हैं, जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये रोग जंतु से मानव में फैला। ऐसे सारे रोग जो जानवर से मानव में फैलते हैं उन्हें हम नाम देते हैं जूनोटिक डिजीज। अब जैसे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सारे रोग तो आप नहीं पढ़ सकते, बहुत कुछ रोग पढ़ सकते हैं। अब एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि जैसे मच्छर वाले रोग हैं,
तो उनको कम समय में आप कैसे तैयार करें, तो एक फॉर्मूला बनाता हूं, देखिए उसको, तो आपको समझ में आया कि मच्छर वाले रोग हम कैसे तैयार करें कम समय में। परसों एग्जाम है, समय नहीं मिला पढ़ने का, कहीं इधर उधर में लगे थे या कुछ काम में लगे थे या दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे, जो भी है, मस्ती भी करना यार देखो जरूरी है लाइफ में। मस्ती नहीं होगी तो आपकी एनर्जी, आपके माइंड को पावर नहीं मिलेगी। मस्ती एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी आपके शरीर का, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ में थोड़ी मस्ती करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, अगर आपको कम समय में तैयार करना है, तो जैसे खासकर मच्छर वाले रोग, इधर वाल पहले, ये मच्छर वाले रोग यार हर साल आपको दिखेंगे। ये आप समझिए कि लगभग लगभग अगस्त से लेकर के नवंबर तक, क्योंकि ये मच्छरों का ब्रीडिंग काल होता है। ब्रीडिंग काल का मतलब अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो अमूमन इन समय में ये सारे रोग, जैसे मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये रोग बहुत दिखते हैं। अब देखिए, मच्छर कौन कौन से हैं जो रोग फैलाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, देखते हुए चलिएगा। मच्छर और मक्खी की दुनिया में एक तो इंपॉर्टेंट चीज है, वो मादा का राज्य होता है, फीमेल। नर छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। फीमेल मानव का खून चूसती है और नर जो होता है वो फूलों का रस चूसता है, नेक्टर से, रस से अपना फूड लेता है। अब मच्छर में आप देखेंगे 3 मच्छर है जो रोग फैलाते हैं। पहला मच्छर है आपका एडिस। कुछ ना, अगर एडिस भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, वैसे इसका नाम पूरा एडिस एजिप्टई। एक चीज याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा, इसे टाइगर भी कहते हैं। टाइगर मस्कीटो के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसके शरीर में, जैसे टाइगर के शरीर में स्पॉट होते ना, पैचेस, वैसे इस मच्छर के शरीर में भी पैचेस बने होते हैं, इसीलिए इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं। और यह मच्छर सुबह और शाम को ही काटता है। सुबह शाम को काटेगा, रात में नहीं काटता, और ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। काटेगा तो पैर में ही काटेगा। अगर लेटे हुए हैं तो भले आपके गाल में चुम्मा ले ले, नहीं तो आपके पैर में ही चलते हुए या आप काटेगा आपको। तो अब ये बात करते हैं कि ये जो एडिस एजिप्टाई है वो महत्वपूर्ण 3 रोगों को फैलाता है। आइए देखते हैं। दूसरा मच्छर है आपका क्यूलेक्स। क्यूलेक्स की कई प्रजाति है। क्यूलेक्स ट्राइटेनको राइनकस, क्यूलेक्स फिटेगंस। तो खाली क्यूलेक्स याद रखिए, तब भी यार आपका काम बन जाएगा, बहुत डीप में ना जाइए। क्यूलेक्स फिटेगन से एलिफेंटेसिस होता है, क्यूलेक्स ट्राइटोराइनकस से जापानी इंसेफेलाइटिस होता है। और तीसरा जो मच्छर आपको रोग फैलाता है वो है एनाफिलीज। तो मुख्य मच्छर की 3 प्रजाति है। अब एडिस से देखें तो एडिस से एक होता है डेंगू। डेंगू। दूसरा है आपका CHIC के चिकन गुनिया। तीसरा है आपका जीका। जीका वायरस के नाम से जाना जाता है। चौथा है आपका येलो फीवर। अब इसमें एक चीज आप देखेंगे, ये डेंगू वर्ड और चिकनगुनिया वर्ड, ये दोनों वर्ड अफ्रीका की एक भाषा है, स्वाहिली। अफ्रीका की स्वाहिली भाषा से लिया गया शब्द है। डेंगू का मतलब होता है टू बी बेंट, मुड़ना, और इसका मतलब होता है डबल पेन, दोहरा दर्द। चिकनगुनिया शब्द का मतलब, वो चिकनगुनिया शब्द का कोई लेना देना चिकन से नहीं है भैया। चिकन अलग चीज है। चिकनगुनिया का मतलब होता है डबल पेन, दोहरा दर्द। इसमें जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। अब और जीका वायरस, ये जीका जंगल है, एक फॉरेस्ट है अफ्रीका में, वहां से रोग आया। और येलो फीवर में क्या होता है कि
जो व्यक्ति का मूत्र होता है वो काले रंग का हो जाता है। ये रोग जनरली इंडिया में नोटिस नहीं होता है, समझ रहे हैं, इंडिया में जल्दी नोटिस, क्योंकि ये सारे रोग जनरली भारत में मिलते हैं, लेकिन अब आपके यूरोप के कई इलाकों में भी ऐसे रोग देखे जाते हैं, क्योंकि ये ठंडे इलाकों में सारे रोग इतने नहीं होते हैं। अब यहां पर देखिए, ये तो मैंने बताया 4 रोग। अब इसमें सबसे खास बात जानते हैं क्या? ये सब के सब रोग वायरस से होते हैं, सब के सब वायरस से। हाँ, वायरस अलग अलग है, तो डेंगू वायरस कह सकते हैं, चिकनगुनिया वायरस कह सकते हैं, जीका वायरस कह सकते हैं, येलो फीवर एबी वायरस। थोड़ा सा अलग प्रजाति याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन ये सब के सब वायरस है। समझ में आई बात? बाकी तो हम आपको पढ़ाते समय पूरा डिटेल बताएंगे कि ये डेंगू में क्या खास, देखिए इन दोनों रोगों में खास बात ये होता है कि इन दोनों में प्लेटलेट्स काउंट तेजी से घटे। जीका में भी यही कहानी है, लेकिन जीका थोड़ा इन सबसे हट के है। ये रोग मच्छर से, ये भी मच्छर से, ये भी मच्छर से ये भी फैलता है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति जिसको जीका वायरस से इंफेक्टेड है, अगर उसमें ये रोग होगा, अगर वो सेक्सुअल कांटेक्ट किसी और दूसरे से बनाता है, तो उसको भी ये रोग होने की संभावना है। ये क्वेश्चन आया था, पूछा गया था। बाकी सारे रोग केवल मच्छर से होते हैं। अगर किसी को डेंगू, किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है तो उसको नहीं होगा। यानी लिक्विड बॉल डिजीज नहीं है, तरल जनित रोग ये सब नहीं है, केवल ये जो है मच्छर के द्वारा भी फैलना, लिक्विड बॉल डिजीज भी। ठीक है, क्यूलेक्स से आए तो क्यूलेक्स से जो रोग होते हैं उनके बारे में बात करें। एक तो जेई है। जेई का मतलब होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस, जो खासकर बच्चों में होता है, और ये मच्छर जो है रात में काटता है, दिन वाला नहीं है, सुबह शाम नहीं मिलता है। क्यूलेक्स, इसमें जापानी, देखिए इंसेफल वर्ड कहीं भी आवे, इंसेफलाइटिस, अगर इंसेफल वर्ड कहीं भी आ रहा है तो समझ लीजिए इसका संबंध मस्तिष्क से। तो जापानी से इंसेफलाइटिस। दूसरा है एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस, अब एलिफेंटेसिस को एक नाम और देते हैं फाइलेरिया। और एक अभी करंट में एक रोग नोटिस हुआ है लगभग, जिसका नाम वेस्ट नाइल वायरस। अभी एक करंट में ये रोग नोटिस हुआ है, वेस्ट नाइल वायरस। डेल्टा रीजन में ये देखा गया, तो ये मुख्य हुआ। ये रोग देखिए वायरस से होता है, ये भी वायरस से होता है, लेकिन ये रोग वायरस से नहीं होता, ये नीमाटोड से होता है। इसको हिंदी में सूत्रकृमि कहते हैं, नीमाटोड से होता है। और ये देखिए आप, अगला है आपका तीसरा एनाफ्लीज, ये भी मच्छर, और सब मादा मच्छर है, दोनों नर मच्छर नहीं काटता। इससे जो रोग होता है उसका नाम है मलेरिया। आपको पता है पहले क्या होता था कि ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारे अंग्रेज भारत आना नहीं चाहते। ये मलेरिया वर्ड आया कहां से? मल एयर। मल एयर माने गंदी हवा। तो उस समय तो जानकारी यार थी नहीं कि रोग कैसे हो रहा, क्या हो रहा। सबसे पहले इस रोग के बारे में ब्रिटिश सर्जन थे जिन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने बताया कि ये रोग मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो एक समय था कि जब जानकारी नहीं थी तो मल एयर नाम रखा गया, यहाँ वहां की हवा ऐसी खराब है कि लोगों को रोग हो जाता है, इसलिए नाम इसका मलेरिया रखा गया। बाद में पता चला कि ये जो मलेरिया रोग होता है ये मच्छर के द्वारा होता है, और उस मच्छर का नाम एनाफिलिस है। और इस रोग का कारक एक प्रोटोजोआ है, जोआ, और उसका कारण प्रोटोजोआ। अब आप ये बताइए, देखिए यहां पे चीज है कि ये रोग सारे मच्छर के द्वारा ये होते कैसे, होता क्या है? सामान्यतः कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवी होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जिनका जीवन चक्र दो जीवों के भी, इनको भी हम जूनेटिक डिजीज ही कहेंगे कि ये जंतु के द्वारा आप में हो रहा है, मच्छर के द्वारा हो रहा है, इनको जूनेटिक डिजीज ही कहेंगे। अब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवी होते हैं जिनका जीवन चक्र दो जीवों में पूर्ण होता है। आधा जीवन चक्र मच्छर में हो रहा है। अब ये मच्छर ने बंदर को काटा, सुअर को काटा,
कुत्ते को काटा, उससे जीवन चक्र उनका चल रहा। अब वो सुअर या कुत्ते की जगह पे मच्छर ने मानव को काट लिया, तो जो आधा जीवन चक्र जानवर के शरीर में हो रहा था वो मानव के शरीर में। और जब मानव में रोग हुआ तब मानव ने उसको नोटिस किया, इस पर रिसर्च करना शुरू किया, अध्ययन शुरू किया, तब समझ में आया कि ये रोग का क्या। तो जैसे अब ये सारे रोग, तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। चीजें अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत अच्छे से प्रश्नों को कर ले जाएंगे, समझ रहे ना। तो इसके बाद अब एक अगला टॉपिक है, उसको थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। वो टॉपिक है आपका वो क्या है। देखिए एक टॉपिक है आपका जो टेक्नोलॉजी की ओर थोड़ा चलता हूं। एक है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है, वर्तमान में इसी पर रिसर्च वर्क हो रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए बायोटेक्नोलॉजी भले नाम बहुत पुराना नहीं है, लेकिन शुरू से हम बायोटेक्नोलॉजी को, जैसे आप दूध से दही जमाते हैं, ये प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी तो है। कुछ सूक्ष्म जीवी को लेके आए, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया को दूध में डाला, दूध दही में जम गया, या सिरका बन गया, या शराब बन गया। ये भी तो वास्तव में जैव प्रौद्योगिकी ही तो है, जिसका आप उपयोग करते हैं, तैयार करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसको समझने के लिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसके डिफिनीशन से, बाकी तो इसके संदर्भ में जो बात आती है वो कार्ल लिवेके ने सबसे पहले इस शब्द को दिया था। बायोटेक्नोलॉजी शब्द को कार्ल लिवेके, जो कि हंगरी के थे और एक एग्रीकल्चर इंजीनियर थे। कार्ल इरेके उनका नाम था। 1919 के आसपास इस शब्द को उन्होंने दिया था, जिसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें खास बात यह कि एक पार्ट इसका होता है जिसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। तो जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, यहां से पूरी टेक्नोलॉजी की बात होती है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के पार्ट को समझने के लिए एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, जिसका नाम है जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? हिंदी में कहते हैं इसको अनुवांशिकता। तो ये अनुवांशिकता होता क्या है? 5 मिनट 10 मिनट इस पर खाली समय देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये अनुवांशिकता में खास बात यह है कि ये शब्द को तो 1905 में एक साइंटिस्ट है डब्ल्यू बेटसन ने दिया। लेकिन जेनेटिक्स के बारे में जो बात की ठीक ठाक डिटेल में, वो ग्रेगर जॉन मिंडल ने की। 1822 से 1884 इनका लाइफ टाइम है। और इन्होंने मटर नामक पौधे पर, पाइसम सटाइवम पर 8 वर्षों तक 7 विपरीत लक्षणों को लेकर के काम किया। काम करने के बाद ग्रेगर जॉन मिंडल ने अपने वर्क को प्रकाशित किया। मिंडल ने यह काम किया और काम करने के बाद अपने वर्क को 1866-67 में एक पत्रिका निकलती थी ऑस्ट्रेलिया ब्रून में, प्रोसीडिंग नेचुरल साइंस सोसाइटी के वॉल्यूम 4 में अपने कार्य को प्रकाशित। ये ध्यान रखिए, मिंडल ने स्वयं कोई भी नियम नहीं दिया है। क्वेश्चन आया तो सबने रट्टा मार के बैठे, मिंडल ने अनुवांशिकता का नियम। अरे यार, उसका नाम भले मिंडल का अनुवांशिकता का नियम है, लेकिन मिंडल ने कोई नियम दिया ही नहीं है। असल में मिंडल ने काम किया एक रिसर्च पेपर में 1866-67 में,
रिसर्च पेपर का नाम है प्रोसीडिंग नेचुरल साइंस सोसाइटी के वॉल्यूम 4 में प्रकाशित कर दिया। उसके बाद मेंडल की मृत्यु हो जाती है। फिर मेंडल की जब मृत्यु हो जाती तो कोई व्यक्ति मेंडल के कार्य पर ध्यान ही नहीं देता। उसका कारण यह था कि उसमें टॉप चल रहे थे जैव विकास पर, जिनका स्वर्णिम अक्षर में नाम आता है, उनका नाम है डार्विन, चार्ल्स डार्विन, और उसके बाद नाम आता है लेमार्क। तो लोग चूंकि टॉप पे चल रहे थे, उनकी बात लोगों को समझ में आ रही थी, लोगों ने डार्विन मेंडल के कार्य पर ध्यान नहीं दिया। फिर मेंडल की मृत्यु हो जाने के बाद सन 1901 में तीन विभिन्न देशों के वैज्ञानिक थे, कार्ल लॉरेंस, हीगो डीवरीज, एरिक वान शेरमैक, जिन्होंने मेंडल के कार्य को पुनः खोजा और आनुवांशिकता का नियम दिया। तो मेंडल itself not given any law. It was Carl Corin, Hugo de Vries, Erich von Sermack who rediscovered the Mendel work and given the law. तो मेंडल ने कोई नियम दिया ही नहीं है। अब इस टॉपिक में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है? जेनेटिक मटेरियल में जो जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इसकी खोज कैसे हुई? फिर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक में रहेगा, जीन किसे कहते हैं, जीनोम किसे कहते हैं, क्रोमोसोम किसे कहते हैं, प्लाज्मोम किसे कहते हैं। इसको जब समझ लेंगे तब आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, जो 1990 में शुरू हुआ, वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। फिर भारत में सन 2020 में और 2020 में भारत में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसका नाम था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तर्ज पर ही काम कर रहा है, अभी वर्तमान में काम कर रहा है। एक का नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और एक का नाम है इंडिजेन प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट भारतीयों के जीनोम के बारे में, कितने जीन है, क्या है, कौन सा जीन कौन से लक्षण को ले जाता है, इसके बारे में अध्ययन से संबंधित है ये सारी चीजें। तो इस तरीके से इस टॉपिक में जब आप जीन समझ लेंगे तब करंट टेक्नोलॉजी जो आई है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके, जैसे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले तो आपको ये समझना जीन है क्या। कि यार एक चीज अगर हम आपसे कहें कि ये बताइए इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, तो इंजीनियरिंग का एक सीधा सा अर्थ होता है तोड़ना और जोड़ना, काटना और जोड़ना। एक पुरातन समय में मानव ने इंजीनियरिंग करके सबसे पहले पहिया बनाया था, काटना और जोड़ना यही इंजीनियरिंग होता है। तो सबसे पहले हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखेंगे तो सबसे पहले डीएनए को काटने के लिए टूल की खोज की गई, जिसका नाम है आरईई। अब ये आरईई किस तरीके से डीएनए को काटता है, यानी एक टूल है जो डीएनए को काटने में, डीएनए को तोड़ने में यूज किया जाता है। अब ये आरई डीएनए को कैसे तोड़ता है, इस संदर्भ में शुरुआती दौर में काफी काम हुआ। फिर आप देखेंगे कि 2020 का नोबेल मिला 2 महिला वैज्ञानिकों केमिस्ट्री के लिए। एक तो डोडोना, एक कार्पेंटियर, जिन्होंने क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी डिस्कवर किया, खोजा। यानी इसकी सहायता से जीन को एक व्यक्ति से काटकर दूसरे व्यक्ति में, या पौधे का जीन ह्यूमन में, या ह्यूमन का जीन एनिमल में, या किसी का जीन किसी में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जीन को काटना और जोड़ना के लिए इसकी जरूरत थी, जिसकी खोज की गई। और इस जीन को, यानी इस टूल को किस तरीके से उपयोग करना है, यानी बहुत ही एक्यूरेटली जीन को कैसे कट करें, उस टेक्नोलॉजी को, यानी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसी को क्रिस्पर Cas9 कहते हैं। और जब इसकी खोज हो गई तो तेजी से जीन थेरेपी हो गई। जीन थेरेपी है, आपका क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है, जीन थेरेपी है,
स्टेम सेल थेरेपी है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो कैंसर के लिए एक नई तकनीक डेवलप हुई है 2022 में, जो कि आईआईटी मुंबई ने एक नई तकनीक डेवलप की है खासकर ब्लड कैंसर के लिए। उस तकनीक का नाम है कार टी सेल थेरेपी। कार, CAR, इसका पूरा नाम है कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। थोड़ा सा नाम आपको भी पढ़ने समझने में दिक्कत होगी, जब पढ़ाएंगे तो एक एक चीजें एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जीएम क्रॉप बड़ा चर्चा में है। जीएम क्रॉप, अब देखिए क्रॉप, इसका देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी उपयोगिता कृषि विज्ञान में नए किस्म के ज्यादा उत्पादन देने वाले फसलों के निर्माण में। क्योंकि आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में पुरातन समय में जो अच्छे किस्म के फसलों को तैयार करने के लिए जो पद्धतियां थी, उन पद्धतियों का उपयोग करके अधिक उत्पादन देने वाली फसलें तैयार करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जीएम क्रॉप में क्या करते हैं कि एक दूसरे किसी दूसरे प्लांट का जीन किसी दूसरे में, या जीवाणु, जिससे बीटी कॉटन बनाया गया, कि जो पुराने मेथड से नेचुरल तरीके से जो प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन कहते हैं इसको, नेचुरल प्लांट ब्रीडिंग। अब देखिए नेचुरल प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, पुराना समय था कि जैसे मान लीजिए एक पौधा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगी चीज, और एक दूसरा पौधा, ये ए वैरायटी है या बी वैरायटी, ये भी गेहूं की वैरायटी है, ये भी गेहूं की वैरायटी है। अब मान लीजिए इस वैरायटी के बाद ये हाई यील्डिंग वैरायटी है, ज्यादा उत्पादन देती है, लेकिन ये डिजीज ससेप्टेबल, इसमें रोग हो जाता है। ये लो यील्डिंग वैरायटी है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस है। तो पहले क्या करते थे, इन दोनों को क्रॉस कराते थे। क्रॉस कराया तो क्रॉस किस लिए कराते थे कि किसी तरीके से डिजीज रेजिस्टेंस वाला गुण इसमें आ जाए तो उत्पादन ज्यादा हो। लेकिन क्रॉस में इसको हाइब्रिडाइजेशन कराने तो जरूरी नहीं कि जो आप चाह रहे हैं वही हो, उल्टा भी हो जाए, नहीं भी हो। आज क्या करेंगे, ये डिजीज रेजिस्टेंस वाला जीन इसमें से निकालकर इसमें आप डाल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आप जब ये अननेचुरल हो गया, अगर जीन निकाल के डाल रहे हैं तो अननेचुरल हो गया। अब नेचुरल तरीके से जितनी फसलों को तैयार करते हैं उसको अगर हम एक इन्वायरमेंट के संदर्भ में बात करें तो भारत में क्या हुआ है कि एक ग्रुप बना GEAC, जिसको MOEFCC के गाइडलाइन में ये काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत ये काम करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है। कोई भी क्रॉप या फसल जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार करते हैं, इससे आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। जब ये परमिशन देगा तभी उसको व्यवसायिक दृष्टि से आप उसका उत्पादन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे भारत में देखें तो सन 2002 में, अब फसल कैसे बनाई गई वो तो बताएंगे आपको। सन 2002 में सबसे पहले बीटी कॉटन को ही व्यावसायिक खेती की अनुमति मिली। इसके बाद अभी तक किसी अन्य फसल को 2022 तक किसी भी अन्य फसल को व्यावसायिक खेती की अनुमति नहीं मिली। अगर देखें तो वर्तमान में हो सकता है DMH11, जो कि एक मस्टर्ड की जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार की गई एक वैरायटी है जिसका नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ये हो सकता है अभी 2022 में इससे अप्रूवल मिला है, लेकिन अभी इससे नहीं मिला। पहले ये अप्रूवल देता है तो उसके बाद ये देता है। जब ये अप्रूवल देगा तभी इसका कल्टीवेशन होगा। अब इसको क्यों, देखिए आज आप देख रहे हो, जब से इसमें आप देखो बहुत बड़ी चीज हुआ थी। आप देखेंगे कि 1960-62 के बाद भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में क्या किया हमने
तेजी से उगाना किया किनको, फूड ग्रेन को, जैसे चावल है और आपका गेहूं का तेजी से उत्पादन बढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत। लेकिन ध्यान नहीं दिया गया तेलों पर, तेल पर ध्यान नहीं दिया गया। उसका नतीजा यह है कि जबकि एक मिक्स क्रॉपिंग होती है, मिक्स क्रॉपिंग में तेल, जैसे दलहनी फसल और आपके तिलहन फसल और आपके फूड ग्रेन को साथ में मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। तो आज स्थिति यह है कि दालों को और तेल, तिलहन फसल को और दालों को बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। अब लास्ट ईयर डाटा देखे तो बिलियन ऑफ दी मनी हम खर्च करते हैं, तो आप जो तेल घर में खाते हो आपको मंगाना पड़ता है सरसों के तेल के लिए। तो ये जो फसल इसलिए तैयार की जा रही है क्योंकि इससे तेल का उत्पादन हमारे बढ़े। तो आपको जब भी पढ़ना है मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका भारत के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक पहलू इसका है, ये सारी चीजें देख करके आपको अध्ययन करना है। बाकी बहुत सारी चीजें, अभी स्पेस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब बहुत समय नहीं रहा, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें देखनी है। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है तो बहुत सारी चीजें, दो चीज पे आपको खासकर नजर रखनी है। एक तो देखिए बाकी ऑर्बिट क्या है, एक तो आपको रखना है रॉकेट, दूसरा आपको मिशन। अब देखिए जिस देश का रॉकेट टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है, मजबूत है, वो देश स्पेस टेक्नोलॉजी में उतना आगे। आज आप भारत में देखें तो भारत में एसएलवी की शुरुआत हुई थी, एसएलवी के बाद एएसएलवी आया। देखिए एक रॉकेट होता है, एक मिसाइल होता है और एक लॉन्च व्हीकल होता है। तीनों में बहुत अंतर नहीं है। अगर हम इसको कायदे से देखें तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें नजर आएगी, पहले इसको देख लेते हैं। वो ये है कि जैसे ये संरचना आप देख रहे हैं, ठीक, इसमें फ्यूल रखे हुए हैं। अब फ्यूल सॉलिड है, ये लिक्विड है, कि क्रायोजेनिक इंजन है, कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, इसकी चर्चा तो करेंगे। अब इसके ऊपर जो चीज रखा जाता है यहां पर सबसे ऊपर, इसे कहते हैं पेलोड। पेलोड, अगर पेलोड के रूप में आप एक्सप्लोजिव रख दोगे ये हो जाएगी मिसाइल। अब एज ए पेलोड अगर आप यहां पर रख दोगे क्या, सैटेलाइट रख दोगे तो ये हो जाएगा लॉन्च व्हीकल, प्रणोदक यान हो जाएगा। तो ये अंतर होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विकास की स्थिति को समझना, और विकास की स्थिति को समझने से पहले भारत के तीन मुख्य पिलर साइंटिस्ट जिनको नेशनल हीरो कहते हैं, उन्हीं की शुरुआत, जैसे बात करें होमी जहांगीर भाभा साहब की, तो होमी जहांगीर भाभा के साथ ही आपकी शुरुआत होती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की। और होमी जहांगीर भाभा जब कॉस्मिक एनर्जीज में अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके भारत में आए तो उन्होंने तेजी से काम करना शुरू किया न्यूक्लियर एनर्जी में, और उन्हीं के समय में डिजाइन किया गया था 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो आज भी चल रहा है। दूसरा नाम बड़ा आता है विक्रम साराभाई का। विक्रम साराभाई जब भारत में आए तो उन्होंने यही कहा, हमको चप्पे चप्पे पे नजर रखनी है और जल्दी से जल्दी हमको यहां से सैटेलाइट लॉन्च करना है। मेट्रोलॉजी के लिए और आपके अर्थ के स्कैन के लिए उन्होंने इस पर काम करना शुरू। तीसरे जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर लालजी सिंह, जिनका हाल में ही देहांत हो गया, डॉक्टर लालजी सिंह, जिन्होंने भारत में बायोटेक्नोलॉजी को पर तेजी से काम किया, भारत को अपनी क्लोनिंग तकनीक दी, भारत को अपनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक दी। तो इस तरीके से ये 3 साइंटिस्ट के साथ ही टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है। तो आज मैं यही रखता हूं क्योंकि है तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स है, तो रोबोटिक्स भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इसकी बात
मैं क्रमबद्ध रूप से एक एक टॉपिक को लेते हुए मैं शुरू करूंगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।